स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। हम पहले कुछ बेसिक जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं करंट अफेयर्स में वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में बन सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको ये करंट अफेयर्स जो भी हम पढ़ रहे हैं वो देखना है, फिर अपने आप को टेस्ट करना है। यहीं पर स्क्रीन में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा आपको जो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं आपका कॉम्प्रीहेंशन कितना बेटर है, चीज़ों को आप कितने बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो एक तो हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई हर 2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, एवरी 2 मंथ्स। एक तो आपको ये डेटा ध्यान रखना है, हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। मनी से रिलेटेड पॉलिसी कि मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई है, हाई इन्फ्लेशन, तो हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर हाई इन्फ्लेशन है तो, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना एक प्रायोरिटी होती है आरबीआई की, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इंटरेस्ट रेट का मतलब यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, जिसमें अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो आरबीआई की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कही जाती है। क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी गिर जाती है, कैश का फ्लो कम हो जाता है। कैश का फ्लो कम होता है तो महंगाई कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। और हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, जैसे अप्रैल में लेकर आया, फिर जून में, फिर उसके बाद अगस्त में, फर्स्ट वीक में नॉर्मली लेकर आता है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में। मतलब मार्केट या इन्वेस्टर्स ने प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट को कब बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। क्योंकि इकोनॉमी में ना सारी चीज़ें थोड़ा प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अगर मार्केट में रहेगी तो डिस्टर्बेंस रहता है मार्केट में, तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर 2 महीने में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। अगर इफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, तो फिर आरबीआई क्या करता है? लूज मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी उसमें क्या करता है? इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, मतलब लोन सस्ता कर देता है। लोन सस्ता हो जाएगा तो मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। इससे भी क्या इससे फायदा होता है जीडीपी ग्रोथ में। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, कई बार जीडीपी ग्रोथ में फायदा होता है। बट डर यही है कि ज़्यादा अगर मनी सप्लाई आ गई मार्केट में, फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आनी है। तो दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी होता है। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल करना चाहिए आरबीआई को, कितना नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में इन्फ्लेशन कंट्रोल का जो रेट है, आरबीआई को आइडियली 4% सीपीआई इन्फ्लेशन मेंटेन करना पड़ता है। आइडियली सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट रहता है आरबीआई का, और इसमें ±2% रहता है। ±2% मतलब ये 4% में 2% का मतलब रिजल्ट ये रहेगा 2% to 6% के बीच में मेंटेन करना है आरबीआई को। 4 से 2 कम, 2 ज़्यादा हो सकता है, आइडियली 4 पे, मतलब 6 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 2 से कम नहीं आना चाहिए। तो आइडियल इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है 4% सीपीआई इन्फ्लेशन। अब सीपीआई क्या है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये प्रिपेयर कौन करता है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये प्रिपेयर करता है सीएसओ होता है, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है सेंट्रल सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है। कंज्यूमर हम लोग हैं, और प्राइस का इंडेक्स मतलब प्राइस की लिस्ट है। मार्केट में जो भी हम आलू, टमाटर, प्याज, दूध, दही, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, उनका एक इंडेक्स बना हुआ है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम जिस रेट पे मार्केट से सामान खरीद रहे होते हैं
उसका प्राइस की पूरी इंडेक्स बनता है, और ये इंडेक्स भी अलग अलग तरीके से बनता है। एक तो रूरल एरिया के लिए अलग सीपीआई रूरल होता है, सीपीआई अर्बन होता है, शहरों के लिए अलग कि शहरों में प्राइस की लिस्ट क्या है, क्योंकि शहरों में रेट अलग होते हैं चीज़ों के और गांव में अलग होते हैं, ठीक है। और एक सीपीआई कंबाइंड होता है पूरे देश का, कंबाइंड होता है पूरे देश का। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी वो सीपीआई कंबाइंड के हिसाब से होती है, प्रिपेयर्ड बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। तो ये हमने एक डिस्कस करा, इसके ऊपर बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी करेंगे, 2-3 टॉपिक और डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आपने चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से समझा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट, एमईडी एक्ट 2006 का कानून है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ये डेवलपमेंट एक्ट है, 2006 का कानून है। इसमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड है, फिर मीडियम के बाद फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई। तो सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से, इस एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री को हम माइक्रो बोलेंगे, कौन सी इंडस्ट्री को स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे, किसको मीडियम इंडस्ट्री बोलेंगे। तो उसके लिए इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, पेड अप कैपिटल हम बोलते हैं। मतलब कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब 2.5 करोड़ के साथ, 2.5 CR, 25 CR और 125 CR। कोई भी इंडस्ट्री 2.5 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है तो उसके माइक्रो इंडस्ट्री बोल रहे हैं। पेड अप कैपिटल 25 करोड़ तो उसे हम स्मॉल इंडस्ट्री बोल रहे हैं, और मीडियम इंडस्ट्री 125 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल, ठीक है। और इनके टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर मतलब कितने का सामान ये खरीद रहे, बेच रहे हैं, माल कितने का बेच रहे हैं। तो ये 10 करोड़ है टर्नओवर, जिसका मान लो कि पेड अप कैपिटल कम है लेकिन टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर गया है तो तब भी माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री जिस 100 करोड़ का है और ये 500 करोड़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एमएसएमई डी एक्ट 2006 के हिसाब से माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की ये हमारे पास डेफिनेशन है 2006 के कानून के हिसाब से, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट। उसमें एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी न्यूज़ में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, क्योंकि हमारे देश में 2004 की अगर हम बात करें, उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, अभी भी ये डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस में या अलग अलग जगह काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा, हमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब, ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब है जो भी सरकारी कर्मचारी है 60 साल की रिटायरमेंट के बाद उनको एक सरकार पेंशन देती है। तो सरकार वो पेंशन अपनी जेब से देती थी पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में, ठीक है। तो सरकार के ऊपर बहुत रेवेन्यू बर्डन आता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो सरकार को लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद उन्हीं के पैसे से दी जाए। अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए सरकार ने 2004 में एक न्यू पेंशन स्कीम लागू करी, न्यू पेंशन स्कीम 2004 में। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेट आगे पीछे है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 2000, कुछ में 2005, कुछ में 2006, ठीक है। डिफेंस में तो अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चल रही है। तो 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गई। न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, सरकारी कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलेगी 60 साल की उम्र तक, उनका बेसिक प्लस डीए का 10% उनकी सैलरी से कटेगा, न्यू पेंशन स्कीम में चला जाएगा। सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। फिर उस पैसे को सरकार किस में लगा रही है, उस पैसे को सरकार ना म्यूचुअल फंड्स में लगा रही है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में लग रहा है, और 60 साल की उम्र के बाद उसी से पेंशन दी जाएगी। अब क्योंकि मार्केट में तो बहुत अनसर्टेनिटी है, अब लोगों का कहना था कि नहीं, हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, और बाई चांस हमें उतनी पेंशन मिले ना, ठीक है। 60 साल की उम्र के बाद लगभग होता क्या है कि अगर किसी की सैलरी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के टाइम में लगभग 1 लाख है तो उसे लगभग उसका आधा लगभग 50,000 के करीब उसकी पेंशन बन जाती है, 50%। तो सरकार ने बोला ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने एक
नई पेंशन स्कीम लेकर आए यूपीएस, जिसे बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये ऑप्शनल है, अगर कोई न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहता है तो जा सकता है। इसमें सरकार मिनिमम 50% का एश्योरेंस दे रही है कि कम से कम आपको 50% पेंशन तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लागू करी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये एक हमारे पास न्यूज़ में था, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए इसमें थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या इसमें बन रहे हैं। देखिए, जो भी हमने डिस्कस करा, पहला क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टारगेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन के क्या आंसर हैं जो अभी आपने वीडियो देखे समझा उसके बेसिस पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की अभी हमने बात भी करी है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है, हर 2 महीने में लेकर आती है। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, एक रूरल होता है एक अर्बन होता है, और ये कंबाइंड की बात हो रही है। तो हमने बात करी थी कि 4% टारगेट होता है आरबीआई का सीपीआई को मेंटेन करना आइडियली। अपर लिमिट 6% है, लोअर लिमिट 2% है। ये सीएसओ प्रिपेयर करता है, ये हमने डिस्कस करा था, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, ये 19 वाला आंसर बताइए। अभी अभी हमने वीडियो में 5 मिनट पहले डिस्कस करा है, जो दोबारा से समझना चाहे जो भी हमने डिस्कस करा है उसे दोबारा समझ सकता है। ठीक है, एमएसएमई एक्ट, तो एमएसएमई इज डिफाइंड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, 2006 का कानून है। ठीक है, इसमें सरकार ने डेफिनेशन दी है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या हैं, और सरकार इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है ताकि इनका डेवलपमेंट हो, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन काफ़ी होता है। तो 2006 हमारा ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा। विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी हमने बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से ऑप्शनल है, जो न्यू पेंशन स्कीम वाले लोग हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमने डिस्कस करा स्टूडेंट। तो आइए आगे वाले दोबारा से कुछ और करंट अफेयर्स देखते हैं, फिर उनके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में बात करते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसे अटल सेतु नेवा शेवा सी लिंक भी बोलते हैं। अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक भी बोलते हैं। मतलब ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है इंडिया का। 2024 में मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। और ये ना 22 किलोमीटर लंबा है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज हो गया जो 22 किलोमीटर लॉन्ग हो गया। इसमें 2 पार्ट हैं, ये ब्रिज कुछ लैंड में है कुछ समुद्र में है। ठीक है, तो ये 16.5 किलोमीटर और हमारा 5.5 किलोमीटर ये सी है, 16.5 किलोमीटर समुद्र में है और बाकी लैंड में है। तो इससे ना ये रास्ते 5-6 घंटे की जर्नी आधा पौन घंटे में भी पूरी की जा सकती है बहुत इजीली, वरना 4-4 5-5 घंटे लगते थे मुंबई से नवी मुंबई जाने में। तो ये अटल सेवा नावा सेवा सी लिंक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। 2024 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, 2024 में, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो लॉन्गेस्ट ये 22 किलोमीटर है, ये पता होना चाहिए कि सी या लैंड में कितना कितना है, नाम पता होना चाहिए अटल सेतु नेवा सेवा सी लिंक। ठीक है, उसके अलावा एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा फेमस एक टाइगर था, टाइगर, ठीक है, जिसे छोटा भीम बोला गया था, छोटा भीम। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये छोटा भीम इसका नाम रखा गया था, लोगों ने वहाँ पर रखा छोटा भीम उस टाइगर का नाम। ठीक है, तो ये बीमार था, आईसीयू में था। ठीक है, तो इलाज चल रहा था, तो न्यूज़ में आ रहा था कि छोटा भीम काफ़ी बीमार है, टाइगर आईसीयू में था, जिसकी फरवरी में डेथ हो गई थी। तो इस वजह से ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये न्यूज़ में था। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश एमपी में है, इसलिए न्यूज़ में है। तो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट।
डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, अब हमें ये समझना है कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी, उन्हें गवर्नमेंट कंपनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस कंपनी में गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर है, इसलिए हम उसे गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं। तो अब 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग, मान लिया कि 70% रखती है और अपनी होल्डिंग को 65% कर देती है, ठीक है, तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी। और 65% से वापस 70% कर देती है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार गवर्नमेंट कंपनी, चाहे ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, BHEL, कितनी सारी गवर्नमेंट कंपनी है, उन्हें अपनी होल्डिंग कई बार बढ़ाती घटाती भी रहती है। तो जब होल्डिंग को बढ़ा रही है तो सरकार को तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा ना। होल्डिंग बढ़ाने का मतलब है पब्लिक से अपनी होल्डिंग को वापस खरीदना, मार्केट से अपनी होल्डिंग खरीदना, वापस 5% शेयर खरीदे तो पेमेंट देनी पड़ेगी, तो पैसा चाहिए, उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट 5% शेयर की सेल कर दे, 5% शेयर की सेल कर दे एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का अपोजिट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट जब अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सरकार के पास पैसे है नहीं, सरकार को फंड जुटाने, अलग अलग स्कीम्स हैं, ये फ्री वो फ्री वाली स्कीम्स भी होती हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए होती है कई बहुत सारी स्कीम्स। तो सरकार को फंड जुटाने, तो सरकार कई बार डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट कंपनी का, मतलब अपनी होल्डिंग 50% से ऊपर ही रखती है, बस अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ा डाइल्यूट कर लेती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, दीपम, वो करता है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा न्यूज़ में रहा है, तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बन सकते हैं। एक तो आप देखिए, अभी हमने जो भी करा, आप अपने हिसाब से आंसर मार्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या आपका आंसर है, और खुद भी चेक कर सकते हैं अपने आप को जो भी आपने समझा, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, इसे नेवा शेवा भी बोल रहे हैं, नेवा शेवा ब्रिज भी बोल रहे हैं, ठीक है, सी लिंक भी बोल रहे हैं। तो 22 किलोमीटर का है, जिसमें 16.5 किलोमीटर सी समुद्र में, 5.5 किलोमीटर लैंड में, तो इसका आंसर हो गया सी हमारा। अभी हमने डिस्कस करा बांधव टाइगर रिजर्व, जो आप देख सकते हैं वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाकर, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस करा था मध्य प्रदेश है, आप चेक कर सकते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना आपको याद हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? अभी हमने बात करी कि गवर्नमेंट जब अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम करती है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में 60% शेयर से मान लिया 58% शेयर करें, 2% शेयर गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है, 23 का ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा बस समझना है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी में अपनी इक्विटी को बेचना। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ करंट अफेयर्स वगैरह करेंगे डिस्कस, और फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।